दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इसरो सिर्फ मंगल और चंद्रयान जैसी शांतिपूर्ण अंतरिक्ष यात्राओं तक ही सीमित है? और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की कहानी आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इसरो के इतिहास में कुछ ऐसे भी मिशन दर्ज हैं जिन्हें सरकार ने कभी सार्वजनिक किया ही नहीं, जबकि उनका मकसद था पाकिस्तान के ऊपर आकाश से नजर रखना। जी हाँ दोस्तों, जब भारत को अपने पड़ोसी देश की गतिविधियों पे कड़ी निगरानी रखनी थी तो इसरो ने जासूसी की भी भूमिका निभाई। लेकिन ये कैसे हुआ? कौन से सैटेलाइट थे इसमें शामिल? और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ था? तो चलिए हम जानते हैं इस कहानी में इसरो की उन गुप्त गतिविधियों को, जो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सर्विलांस भी थी। आप बने रहें बस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, इसरो ने वर्षों में कई ऐसे सैटेलाइट बनाए जो देखने में तो साइंटिफिक लगते हैं, लेकिन असल में उनकी मिलिट्री सर्विलेंस कैपेसिटी बहुत ही खतरनाक है। और इन सब में सबसे पहली बड़ी सफलता थी कार्टोसैट सीरीज, जो कि हाई रेजोल्यूशन अर्थ सैटेलाइट है। और इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो ने 2005 से शुरू किया, और कार्टोसैट 3 जो कि 2019 में छोड़ी गई, उसके छोड़ने के पश्चात इन सैटेलाइट्स ने लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन तक की क्षमता को अचीव कर लिया है। मतलब इसरो धरती पे किसी आदमी की छाया तक को देख सकता है। और उसके बाद आता है रीसैट सीरीज, मतलब रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स, जो बादलों, अंधेरी रात या खराब मौसम में भी धरती की तस्वीरें ले सकता है। उसके बाद रीसैट 2 जो कि 2009 में छोड़ा गया, और भारत ने इजराइल से खरीदी गई टेक्नोलॉजी से सिर्फ 1 साल में बनाया था, खास तौर पे मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान की गतिविधियों को पकड़ने के लिए। और दोस्तों, इन सैटेलाइट्स का डाटा सिर्फ इसरो ही नहीं देखता, ये सीधे भारत की खुफिया एजेंसियों जैसे एनटीआरओ, रा और डीआरडीओ के पास जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सर्विलांस की भारत को जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों, बात है ये 1999 का कारगिल युद्ध और उससे पहले हुए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। दोनों घटनाओं ने भारत को ये एहसास दिला दिया कि स्पेस इज नॉट जस्ट साइंस, इट इज अबाउट द सिक्योरिटी। क्योंकि पाकिस्तान ने जब परमाणु हथियार के परीक्षण किए तो भारत को उनके मिसाइल टेस्ट साइट्स, मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर नजर रखने की जरूरत महसूस हुई। तो उसके बाद सवाल ये आया कि क्या ये जानकारी केवल जमीनी एजेंट से ली जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जिसे पाकिस्तान को पता भी न चले और उसकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड हो जाए। और यहीं से शुरू होता है इसरो का सर्विलांस मिशन। फिर उसके बाद चाहे फिर वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, इन ऑपरेशन के लगभग 10 दिन पहले से, चाहे वो कार्टोसैट हो या रीसैट सैटेलाइट ने उस इलाके की पूरी तरह से तस्वीरें लेना शुरू कर दी थी। और इस सर्विलांस में केवल इसरो ही नहीं बल्कि कई संस्थाएं भी शामिल थी, क्योंकि इसरो सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करता है और उसे कंट्रोल करता है, लेकिन डेटा एनालिसिस और टारगेटिंग का काम एनटीआरओ और डीआरडीओ जैसी एजेंसियों के हाथ में होता है। और अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कार्टोसैट 2B का कैमरा पाकिस्तान की सड़कों तक जूम कर सकता है, जिससे आतंकवादियों के मूवमेंट, ट्रेनों में हथियार की आवाजाही और सीमा पर शिविरों की पहचान की जा सकती है। और दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ का कोऑर्डिनेशन इतना टाइट है कि कई सैटेलाइट मिशन को डुअल पर्पस कहा जाता है, एक साइंटिफिक, एक मिलिट्री। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसरो के कुछ फेमस मिशन के बारे में। रीसैट 2 मिशन 2009 में 26/11 के बाद पाकिस्तान में हो रहे आतंकी मूवमेंट को पकड़ने के लिए इसरो ने इजराइल की मदद से रीसैट 2 को भेजा, और इसका रेडार सेंसर रात और बादल में भी इमेज भेजता रहता था। और बालाकोट स्ट्राइक 2019 में कार्टोसैट 2C और रीसैट 2B ने लगभग 10 दिनों तक बालाकोट कैंप की हाई रेजोल्यूशन इमेज को लगातार भेजी, जिससे एयरफोर्स को एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। फिर वो चाहे वो एलओसी पे नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो या फिर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग साइट पे निगरानी रखनी हो, तो वो पूरी तरह से तैयार रहता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हाफिज सईद के मूवमेंट को भी ट्रैक किया गया था। और जब भारत को शक था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है, तब कार्टोसैट ने खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की भी निगरानी की। तो जिसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लेकिन अगर दोस्तों हम आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की बात करें तो ये कानून कहता है कि कोई भी देश दूसरों की सॉवरेनिटी को हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका, रूस, चीन सभी देश अपने
अपने सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया भर में निगरानी करते हैं और ये सर्विलेंस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के दायरे में आता है जब तक कि कोई सीधा हमला या उल्लंघन ना हो। इसीलिए इसरो की ये गतिविधियां तकनीकी रूप से कानूनी हैं और रणनीतिक रूप से जरूरी भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसरो के फ्यूचर प्लान की। तो आज इसरो सिर्फ सर्विलेंस ही नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एआई बेस्ड टारगेटिंग और रियल टाइम रिकॉनेसेंस जैसी कैपेसिटी को डेवलप करने में लगा है। और इसरो के साथ मिलकर डीआरडीओ भी कुछ ऐसे सैटेलाइट्स बना रहा है जो सटीक मिसाइल टारगेटिंग में मदद कर सके, जैसे कि ईमीसैट। दोस्तों, भारत अब एक ऐसा स्पेस पावर बन चुका है जो अपनी सुरक्षा और रणनीति दोनों तरह के निर्णयों के लिए अंतरिक्ष की मदद लेता है, और यही है एक असली गेम चेंजर। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि इसरो सिर्फ चंद्रयान या मंगलयान तक ही सीमित है? और क्या आपको लगता है कि भारत को और भी सशक्त सर्विलेंस सिस्टम बनाने की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।